बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओशियानिक करंट्स है, टॉपिक हमारा ओशियानिक करंट्स है। इसके अंदर पहले हम देखेंगे कि ओशियानिक करंट्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके मेजर फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। फिर मेजर फैक्टर्स के बाद फिर हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास इसके मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर कौन कौन से करंट्स चलती है, और देन वी विल डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। So let's start with the definition of oceanic currents. Oceanic currents are basically the movement of a large bulk of oceanic water in a specific direction, either because of the rotation of Earth, because of prevailing winds, or because of the coastal configuration is called oceanic currents. Oceanic currents basically क्या चीज है? ये the movement of ocean है, movement of oceanic water है एक large quantity के अंदर। तो पहले हम देखिए डेफिनेशन। Oceanic basically हमारे पास currents are basically the movement of a large quantity of oceanic water in a specific direction because of the rotation of Earth, because of the coastal configuration, or basically the prevailing winds। ठीक है, इनकी वजह से पानी समुद्र के पानी की एक बड़ी मकदार एक खास डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट है उसको ओशियानिक करंट कहते हैं। इसके वजह फैक्टर हमारे पास टेंपरेचर डिफरेंसेस है। अगर एक एरिया के अंदर टेंपरेचर ज्यादा होगा तो वहां पर इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा होगा। उस इवेपोरेशन रेट को पूरा करने के लिए क्या होगा कि सराउंडिंग से हमारे पास जो वाटर जो है वो उस एरिया की तरफ मूव करेगा, उस एरिया की तरफ वो रश करेगा, तो हमें लगेगा कि जैसे ओशन वाटर जो है वो मूव कर रहा है। सैलिनिटी डिफरेंसेस है, इन इलाकों के अंदर हमारे पास साल्ट ज्यादा होंगे, वहां पर फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम होगी, और उस फ्रेश वाटर की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से हमारे पास जो वाटर है वहां पर आएगा। उसके बाद कोस्टल कन्फिगरेशन है, जैसे हमारे पास अगर तो कोस्ट की जो लोकेशन जो पोजीशन है वो हमारे पास वाटर के जो मूवमेंट की पोजीशन के तरीके से पैरेलल होगी, तो दैन उसके अंदर किसी किस्म के बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन जब उसके वो सामने से वर्टिकली उसके तरफ वो डिस्ट्रॉय करेगा तो दैन हमारे पास वो स्ट्रीम ऑफ द ओशियनिक वाटर जो है वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगी। दैन कम्स रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ या पोलरिस इफेक्ट की वजह से करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्टवर्ड रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद विंड्स है, विंड्स से मुराद है कि जब हमारे पास विंड की मूवमेंट जो है वो बेसिकली ओशियानिक वाटर को अपने डायरेक्शन की तरफ वो लेके जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो ओरिजिनेट होते हैं। देन इवेपोरेशन है, अगर किसी एरिया के अंदर इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वहां पर पानी की मकदार कम हो जाएगी, और उस पानी की मकदार को कम करने के लिए सराउंडिंग से जो वाटर है वहां पर मूव करेगा। तो दीज आर बेसिकली मेजर फैक्टर्स है, टेंपरेचर है, सैलिनिटी है, इवेपोरेशन है, कोस्टल कन्फिगरेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, और प्रीवेलिंग विंड्स है। तो these are the basic factors which controls the movement or the rotation of the oceanic currents। अब हम इसको कम मूव करते हैं कि हमारे पास मेजर oceanic currents हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमें वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स का और ओशन का पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब बेसिकली अब ये जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये हमारे पास एशिया के ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। अब जो करंट हमारे पास ओशन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में और यूरोप के वेस्ट में है उसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहते हैं। जो हमारे पास है साउथ अमेरिका के ईस्ट और अफ्रीका के वेस्ट में है उसको हम साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। अब हमारे पास जो ओशन हमारे पास एशिया के ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है वो नॉर्थ पैसिफिक है, और जो हमारे पास साउथ अमेरिका के वेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है वो हमारे पास साउथ पैसिफिक ओशन है। देन इंडियन ओशन है कि जो हमारे पास एशिया के साउथ में है, अफ्रीका के ईस्ट में है, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। तो ये हमारे पास मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। फिर हमारे पास नीचे हमारे पास एक सेंट्रल ओशन है जो कि फ्रोजन वाटर ओशन है, ठीक है ना। और ऊपर हमारे पास आर्कटिक ओशन है जो वो भी हमारे पास फ्रोजन ओशन है। तो बेसिकली करंट जो मूवमेंट है ये हमारे पास इन ओशन के अंदर रहती है। अब यहाँ से हमने एक चीज और भी ख्याल रखना है, कभी-कभी वो सवाल ये पूछ जाए कि राइट द करंट्स एंड नोट द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स, ठीक है। तब कोल्ड एंड वार्म ये बेसिकली इनके सोर्स एंड ओरिजिन से हम ड्राइव करते हैं। अगर करंट हमारे पास पोलर एरिया से ओरिजिनेट होगा तो वो कोल्ड होगा, अगर वो हमारे पास ट्रॉपिकल बेल्ट से या इक्वेटोरियल बेल्ट से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो वार्म ओशन करंट होगा। तो ये आपको अब जब आगे इसके डिटेल में जाएंगे तो फिर भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन you have to keep this concept in your mind कि अगर हमारे पास करंट पोलर एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है, ठंडे इलाकों से आ रहा है, then that would be the cold oceanic current, and if it is originating from the warm area then it will be termed as the warm oceanic current।
चलो अब हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ है। अब यहाँ सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ईस्ट रिलीज चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। पहला कंस्ट्रक्टर बताता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ वेव्स है ये आपके पास कंट्रोल करती है आपके पास ओशियनिक करंट को। अब यहाँ पर ईस्ट रिलीज का इलाका है, ईस्ट रिलीज की वजह से ये करंट जो है ईस्ट रिलीज की डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देता है और पानी जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जब ये करंट जो है हमारे पास यहाँ पर ब्राजील की कोस्ट है कैप डी साओ रोक, उससे टकराएगा तो ये करंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक इसकी ब्रांच साउथ की तरफ आएगी, एक इसकी ब्रांच नॉर्थ की तरफ जाएगी। अब जो करंट नॉर्थ की तरफ गई है इसको हम नाम देंगे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट का। ये बहुत आसान है, बस आपने ये याद रखना है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके पढ़ के फिर आप इसको सामने से अपना वर्ल्ड मैप रखें और इनको एक वर्ल्ड मैप पर इनको लोकेट करें। जब आपको लोकेशन का पता चल जाएगा तो उसी जिस लोकेशन के पास है ये करंट गुजरेगी हम इसको उस लोकेशन का नाम दे देते हैं। अब कोस्ट से टकराने के बाद ये करंट इक्वेटोरियल करंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, इसका एक नॉर्थ में चला जाता है और एक साउथ में आता है। अब जो नॉर्थ वाला है इसको हम नाम देते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। अब ये हमारा कंसर्न इसके साथ है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट हमारे पास वार्म एरिया से जनरेट हुआ है, ये वार्म करंट है, इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। इसके अंदर हमारे पास ये जिन भी इलाकों के अंदर जाएगा उन इलाकों के अंदर हमारे पास एक तो वार्मनेस भी वेल करेगी और सेकंड है कि वहां पर बारिशें भी ज्यादा होंगी क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी रेनफॉल या पासिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा है। अब ये करंट मूव करते हुए एंटर करते हमारे पास कैरिबियन सी में। अब कैरिबियन सी के अंदर हमारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है एंटीलीज आइलैंड। ये एंटीलीज आइलैंड के वेस्ट से गुजरता है, इसका नाम देते हैं एंटीलीज करंट का। और ये एंटीलीज आइलैंड से गुजर के आगे हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में जब ये एंटर होता है तो हम इसको नाम दे देते हैं मैक्सिकन करंट का। अब मैक्सिकन करंट की वजह से यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर ऊपर से नॉर्थ अमेरिका से दो बड़े दरिया मिसूरी और मिसिसिपी ये भी दोनों रिवर्स है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर आ रहे हैं और नीचे से हमारे पास जो एंटीलीज करंट है ये भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर एंटर होता है। इस वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसका जो वाटर का लेवल है वो राइज कर जाता है। तो जब ये यहाँ तक पहुंचता है तो इसका मैक्सिकन करंट कहते हैं। अब द मैक्सिकन करंट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको दैट दिस वाटर स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये अब जब ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है तो आगे से हमारे पास एक स्टेट है फ्लोरिडा। ये ईस्टर्न स्टेट है नॉर्थ अमेरिका की, तो उसको हम नाम देते हैं फ्लोरिडा करंट का। अब ये फ्लोरिडा करंट भी वार्म करंट है कि वार्म एरिया से जा रहा है। देन फ्लोरिडा करंट यहां से लेके ब्राजील की इस जो हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है यहां पर एक गल्फ को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। अब ये गल्फ स्ट्रीम हम इसको इसलिए कहते हैं तो ये हाई स्पीड के साथ वाटर है रन कर रहा है और ये वार्म वाटर है, इस वजह से हम गल्फ स्ट्रीम का नाम देते हैं। इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से कैनेडियन जो टेंपरेचर है वो हमारे पास बेसिकली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूके, ठीक है, बिकॉज़ द वार्म गल्फ स्ट्रीम। अब ये वार्म गल्फ स्ट्रीम जब हमारे पास इसके हमारे पास कैनेडियन कोस्ट के नॉर्थ तक पहुंचता है इसको यहां से वेस्ट रिलीज करती है। ये एरिया हमारे पास आप वेस्ट रिलीज का है, ये वेस्ट रिलीज है। अब वेस्ट रिलीज क्या करती है कि वो इस करंट के साथ टकराती है, इसको अपवर्ड लिफ्ट कर देती है। इसकी जो अपवर्ड लिफ्टमेंट है इसको हम नाम देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे जाकर नॉर्वे की कोस्ट टकराती है तो इसका हम नाम देते हैं नॉर्वेजियन करंट का। अब नॉर्वे की कोस्ट टकराने के बाद ये करंट दोस्तों में तकसीम हो जाती है। अगेन इसकी एक ब्रांच ऊपर हमारे पास जो आर्कटिक सर्कल है उसके अंदर एंटर हो जाती है और एक ऐसी ब्रांच है ये यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट से होती हुई स्पेन के पास गुजरती है। तो स्पेन के पास एक आइलैंड है जिसका नाम कैनरी आइलैंड है, जिसका हम नाम देते हैं कैनरीज करंट का। अब कैनरीज करंट यहां से आके नीचे इस इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर देती है तो ये नीचे हमारा जो एक जायल है नीचे हमारे पास जो लूप है ये कंप्लीट हो जाता है। अब ऊपर जो हमारे पास जो करंट गई थी नॉर्वेजियन करंट जब ऊपर आर्कटिक में गई थी उसने आर्कटिक ओशन एंटर होके उसने आर्कटिक ओशन एंटर होके उसका जो आइस है उसको मेल्ट कर देती है और आइस को मेल्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास एक कोल्ड करंट जनरेट होती है। ये कोल्ड करंट है। अब ये कोल्ड करंट ये ग्रीनलैंड के वेस्ट से गुजरती है तो इसका नाम देते हैं ग्रीनलैंड करंट का। अब ये ग्रीनलैंड करंट वेस्ट से इस तरह से मूव करती हुई आगे हमारे पास लैब्राडोर के पास गुजरती है। लैब्राडोर इज द नेम ऑफ प्लेस नॉर्थ कैनेडियन इलाका है उसके पास गुजरती है जिसका नाम देते हैं लैब्राडोर करंट का।
और देन ये लेदर डार्क करंट नीचे गल्फ स्ट्रीम को अगेन जॉइन कर देती है और ये हमारे पास पूरा जो सर्कल है ये जायर है, इसको कहते हैं जायर GYRE। तो ये कंप्लीट जाता है, तो इस तरह से हमारे पास जो नॉर्थ अटलांटिक करंट्स जो है ये मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब ये जो करंट इसने जाके अफ्रीका इसके हमारे पास साउथ हमारे पास ब्राजील कोस्ट टकराई थी, ये यहाँ से टकराने के बाद नीचे की तरफ साउथ की तरफ आ जाती है और ये साउथ की तरफ आई है, इसको हम नाम देते हैं साउथ अटलांटिक करंट का। अब ये साउथ अटलांटिक करंट हमारे पास ब्राजील की कोस्ट से गुजरती है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ब्राजीलियन करंट। अब ये ब्राजीलियन करंट नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो आगे से फॉल्कलैंड आइलैंड्स है उसके ईस्ट से गुजरती हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं फॉल्कलैंड करंट का। अब ये फॉल्कलैंड के साउथ में जब गुजरती हैं अगेन इनको यहाँ से वेस्ट इंडीज पड़ती है, वेस्ट इंडीज की वजह से ये करंट वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है, तो इसको हम नाम देते हैं साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का। और देन ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर मूव करती हुई साउथ अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट से गुजरती है, तो वेस्ट साउथ अफ्रीका के इलाका बंगुला है उसके पास गुजरती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं बंगुला करंट का। और देन ये बंगुला करंट ऊपर जाके हमारे पास इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर देती है, तो ये जाया ये जो हमारे पास सर्कल है यहाँ पे मुकम्मल रहता है। अब नीचे हमारे पास फॉल्कलैंड करंट जहाँ कोल्ड करंट है इधर, और ऊपर हमारे पास नॉर्वेजियन करंट, ग्रीनलैंड करंट और लैब्राडोर करंट, वो तीनों जो है हमारे पास कोल्ड करंट है। अच्छा एक चीज, अब यहाँ पर एक सी बनता है जिसको सरगोसा सी बोलते हैं इस एरिया में, और सरगोसा सी इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड व्हिच इज बीचलेस, इसकी बीच हुई है। अब ये बनता है बिकॉज ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट, बिकॉज ऑफ एंटी करंट, बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल करंट, ये करंट्स मिला के हमारे पास एक सरगोसा सी बनती है। उसके बाद हमारा आता है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन का जो नदर्न पार्ट है, दिस इज द ओनली ओशन जहां पर सीजन का इंपैक्ट होता है। जब हमारे पास समर होता है, समर का वक्त, उस वक्त ये स्टार्ट होती है हमारे पास स्टेट ऑफ मलाक्का से, स्टेट ऑफ मलाक्का से ये करंट एंटर होती है हमारे पास बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल से एंटर होती है पर्शियन गल्फ में और वहां पर खत्म हो जाती है। जब हमारे पास विंटर सीजन होता है तो उस वक्त ये पर्शियन गल्फ से रिलेट होती है, पर्शियन गल्फ से एंटर होती है बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल से आगे जाकर हमारे पास ये एंटर होती है रेड सी में, और रेड सी से दोबारा ये हमारे पास इस को मुकम्मल कर लेती है। तो समर के अंदर और विंटर के अंदर जो सीजन का इम्पैक्ट है वो सिर्फ नदर्न इंडियन ओशन होता है। उसके बाद हम आते हैं साउथ इंडियन ओशन की तरफ। अब साउथ इंडियन ओशन के अंदर क्या होता है कि ये करंट इक्वेटोरियल करंट यहाँ से मूव करती है और ये अफ्रीका के यहाँ पर सोमालिया से टकराती है, तो ये टकराने के बाद ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जब ये नीचे की तरफ टुवर्ड साउथ आती है तो आगे से हमारे पास अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है, मतलब अफ्रीका का, तो यहाँ पर हम इसको ईस्ट अफ्रीकन करंट कहते हैं। ये ईस्ट अफ्रीकन करंट नीचे टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है, तो आगे से ये मडागास्कर आइलैंड है, इस मडागास्कर आइलैंड जिसकी जो हमारे पास जो कोस्ट है उस टकराने के बाद ये करंट कोस्ट में तकसीम हो जाता है। इसकी एक ब्रांच जो मडागास्कर के ईस्ट में से गुजरती है, एक ब्रांच उसकी मडागास्कर के वेस्ट में से गुजरती है, जो मडागास्कर के ईस्ट में से गुजर रही है उसको हम नाम देते हैं मडागास्कर करंट का। जबकि मडागास्कर के वेस्ट के अंदर जहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, तो जब ये इस मोजाम्बिक चैनल में से करंट गुजरती है तो इसको नाम देते हैं मोजाम्बिक करंट का। देन क्या होता है मडागास्कर के साउथ में जाकर मडागास्कर आइलैंड के सदर्न पार्ट में ये मडागास्कर करंट और मोजाम्बिक करंट दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका नाम देते हैं अग्लेयास करंट का। अब ये अग्लेयास करंट इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नीज, तो वेस्टर्नीज इसको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर देती है, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं साउथ इंडियन ड्रिफ्ट का। और देन ये साउथ इंडियन ड्रिफ्ट हमारे पास जो है ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट से गुजरती है, तो इसको हम नाम देते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद इक्वेटोरियल करंट को ये मुकम्मल कर देती है और यहाँ पर हमारे जहाँ ये कंप्लीट करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट राउंड है नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। पहले हमारे पास नॉर्थ पैसिफिक के साथ है। अब ये करंट हमारे पास यहाँ से इक्वेटोरियल करंट से रिलेट होती है, यहाँ से जाने के बाद ये फिलिपाइन कोस्ट टकराती है, तो फिलिपाइन कोस्ट टकराने के बाद ये करंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसकी एक नॉर्थ में रहती है और एक साउथ में जाती है। जो नॉर्थ में है उसको हम नाम देते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट का। ये फिलिपाइन की कोस्ट टकराने के बाद जापान के ईस्ट से गुजरती है, तो जापान का एक आइलैंड का नाम कुरोशियो है, तो इसका नाम देते हैं कुरोशियो करंट, या इसका नाम देते हैं जापान करंट का। यह जापान करंट या कुरोशियो करंट जब जापान के नॉर्थ में पहुंचता है तो इसको यहाँ से वेस्ट इंडीज पड़ती है, ये वेस्ट इंडीज इसको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर देती है, तो इसको हम नाम देते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का। ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आगे जाके अलास्का की कोस्ट टकराती है, तो ये फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक अलास्का की कोस्ट टकराने के बाद टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न स्टेट कैलिफोर्निया के पास गुजरती है, तो इसको हम नाम देते हैं कैलिफोर्निया करंट का। जबकि जो अलास्कन करंट जो है, जो कि उसकी जो दूसरी ब्रांच होती है उसको नाम देते हैं अलास्का करंट का।
अलास्का करंट ऊपर जाके बेरिंग स्ट्रेट में एंटर होती है। बेरिंग स्ट्रेट में एंटर होने के बाद वहां पे हमारे पास जो बर्फ जो है या आइस शीट को मेल्ट करती है, उसको मेल्ट करने के बाद वहां से एक कोल्ड करंट जनरेट होती है, ठीक है। और ये कोल्ड करंट जो है ये हमारे पास कमचटका आइलैंड के पास गुजरती है, इसको नाम देते हैं कमचटका करंट का। और देन ये कमचटका करंट नीचे जाके आपके पास ओकाहाट्स एक आइलैंड है जापान का, उसके पास गुजरती है, जिसको नाम देते हैं ओकाहाट्स करंट का। और यहाँ पे ओकाहाट्स करंट इस वार्म कुरुश करंट को जॉइन कर देती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लूप मुकम्मल हो जाता है। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा जो फिशिंग ग्राउंड है वो हमारे पास जापान में है। वो इस वजह से बिकॉज वार्म जापान करंट या कुरुश करंट इट जॉइंस द कोल्ड ओकाहाट्स करंट। तो जब वार्म और कोल्ड करंट आपस में किसी को जॉइन करें तो वहां पर फॉग जनरेट होती है, और जनरेशन ऑफ फॉग जो है इट प्लेस अ वाइटल रोल इन द ब्रीडिंग ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो साउथ की तरफ आई थी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन कोल्ड करंट्स हैं, अलास्का करंट इज कोल्ड करंट, कमचटका करंट इज कोल्ड करंट, ओकाहाट्स करंट इज कोल्ड करंट। अब एक चीज आप याद रखें, जहां पर जिन इलाकों में कोल्ड करंट्स जाएंगी उन इलाकों का टेंपरेचर कम हो जाएगा और उन इलाकों के अंदर रेनफॉल कम होगी। जिन इलाकों के अंदर वार्म करंट जाएगी उन इलाकों के अंदर हमारे पास बारिशें ज्यादा होंगी और जो हमारे पास जो टेंपरेचर राइज करेगा। अब हमारे पास जो साउथ वाला है, अब ये जो है यहाँ से टकराने के बाद फिलिपाइंस से टकराने के बाद इसकी एक ब्रांच साउथ की तरफ आई थी, उसको हम कहते हैं साउथ पैसिफिक ट्रेड करंट। ये यहाँ से मूव करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से गुजरती है, तो इसको नाम देते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का। ये जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आती है तो इसको यहाँ से वेस्ट में पड़ती है, तो इसको अपवर्ड मूव कर देती है, इसको नाम देते हैं साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का। ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट आगे जाके पीरू जो साउथ अमेरिका की कंट्री है पीरू, उसके वेस्टर्न कोस्ट से गुजरती है, उसको हम पीरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। हम्बोल्ट वाज द नेम ऑफ पर्सन जिसने इस करंट को डिस्कवर किया था, तो उसके ट्राइब्यूट करने के लिए उन्होंने इस करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। और यहाँ से हम्बोल्ट करंट ऊपर जाके पेट्रोल करंट को जॉइन कर देती है और इस तरह से हमारा ये साइकिल का जो ये भी मुकम्मल हो जाता है। तो ये हमारे पास दुनिया के जो मेजर ओशंस हैं उनकी करंट्स की हमने बात की है। पहले नॉर्थ अटलांटिक की बात की, साउथ अटलांटिक की बात की, नॉर्थ इंडियन की बात की, साउथ इंडियन की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने फिर नॉर्थ पैसिफिक की और साउथ पैसिफिक की बात की। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है करंट्स की? पेपर के अंदर सवाल जो है वो किसी एक ओशन के ऊपर होता है, कभी वो पैसिफिक का पूछ देता है, कभी वो अटलांटिक का पूछ देता है, कभी वो इंडियन का पूछ देता है, ठीक है। तो फिर आपने उस स्पेसिफिक डायग्राम को आपने वो वहां पे डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंस ये है कि करंट्स की वजह से फॉग जनरेट होती है जो कि फिशिंग इंडस्ट्री में बड़ा रोल प्ले करती है। करंट की वजह से आपका टेंपरेचर स्टेबलाइज होता है, वार्म करंट होगा तो वार्मनेस प्रिवेल करेगी, कोल्ड करंट होगा तो कोल्डनेस प्रिवेल करेगी। करंट्स आपके प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी काज करते हैं, वार्म करंट होगा तो वो मैक्सिमम रेनफॉल को काज करेगा, कोल्ड करंट होगा तो मिनिमम रेनफॉल काज करेगा, ठीक है। उसके अलावा करंट जो है हमारे पास शैलो कोस्ट हैं, उन शैलो कोस्ट जो है उनके अंदर जो वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है, इसी वजह से वहां पर शिपमेंट होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ शिप्स है उनमें भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। कभी कभार ऐसा होता है कोई शिप जा रहा होता है आगे से रिवर्स डायरेक्शन के अंदर में से कोई करंट मूव करती है तो वो उसको डैमेज डिस्ट्रॉय कर देती है, और अगर उसकी डायरेक्शन में ही करंट आ जाए तो देन इट विल कंज्यूम योर फ्यूल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओशियनिक करंट्स। फर्स्ट I discussed its definition, then we discussed about its factors, then we discussed the major oceans of the oceanic currents of the major oceans of the world, then we discussed its significance, and then we will conclude it. और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं, अगर वो ये कहे कि राइट अगर प्रेजेंस नोट ऑन द कोल्ड करंट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशन, तो फिर आपको सिर्फ कोल्ड करंट पर फोकस करने का। अगर वो आपसे वार्म पूछे तो फिर आपको सिर्फ वार्म के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर वो आपसे सबका कलेक्टिव पूछे तो फिर आपको कलेक्टिव करना पड़ेगा। अगर वो आपसे किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का पूछ दे तो फिर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। कोल्ड और वार्म को याद रखने का तरीका कार ये है, अगर हमारे पास कोल्ड एरिया से करंट जनरेट होगा, पोलर एरिया से करंट जनरेट होगा तो वो कोल्ड होगा, अगर वो वार्म एरिया में से या ट्रॉपिकल एरिया में से जनरेट होगा तो वो वार्म कराता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ल्ड मेजर ओशियनिक करंट्स।